सामाजिक मुद्दे। विधायी निकायों में आरक्षण, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी। हाल ही में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 126 संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था और संविधान के किए गए कुछ हालिया संशोधन होते हैं। 103वां आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए EWS के लिए 10% आरक्षण। 102वां राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा। 101वां वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू करना होता है। 100वां बांग्लादेश को अंततः क्षेत्रों हस्तांतरित प्राप्ति एवं और तथा अंततः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करना होता है। अन्य संबंधी तथ्य। यह संविधान 2 उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत किया गया था: अनुसूचित जाति SC के लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए, और लोकसभा एवं विधानसभा निकायों में आरक्षण का विस्तार होता है। लोकसभा एवं तथा विधायी निकायों में आंग्ल भारतीय, आंग्ल इंडियन को नाम निर्दिष्ट करने के प्रावधान का विस्तार नहीं किए हैं। इस अधिनियम के अनुच्छेद 334 के संशोधन करने और केवल अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST के लिए लोकसभा और विधायी तथा निकायों में 25 जनवरी 2030 तक आरक्षण का विस्तार, जो कि 2020 में समाप्त हो रहा था, करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 334 मूलतः ये उपबंधित कारण करता है कि सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व संविधान के प्रारंभ होने से 10 तथा वर्ष पश्चात समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष किंतु प्रत्येक 10 वर्ष 8वें, 23वें और 45वें और 62वें और 89वें और 95वें संशोधन द्वारा के अंतर्गत इसे आगे विस्तारित किया जाता रहा। वर्तमान में केवल कुल तथा राज्य विधानसभाओं जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्दिष्ट किया गया है और ये संशोधन इसे समाप्त करता है। वर्तमान लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किया गया है, चूँकि यह संशोधन संसद में राज्यों के प्रतिनिधि से संबंधित अनुच्छेद 368 2D के दायरे में शामिल होता है। अतः साधारण बहुमत के माध्यम से आगे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा इसकी अभिपुष्टि नहीं की जानी आवश्यक है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया हेतु संसद की शक्ति से संबंधित होता है। आंग्ल भारतीय कौन होते? अनुच्छेद 367 2 के अनुसार आंग्ल भारतीयों में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होता है जिसका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का है या था, और किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा होता है और जन्मा था, जो वहाँ साधारणतः निवासी रहे होते हैं, केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहा। सीटों के आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित 330 से लेकर 332 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ST के क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने पर SC और तथा ST के उम्मीदवारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान होता। अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो वह लोकसभा में उस तथा समुदाय से 2 से तथा अनधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट कर सकता है। और अनुच्छेद 333 ईस्वी एक राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नाम निर्दिष्ट करने हेतु समान अधिकार प्रदान करता है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार क्या है? राज्यसभा और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आंग्ल जो भारतीय सदस्य होते हैं अपने नाम निर्दिष्ट के 6 माह के भीतर किसी भी तरह दल की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, किंतु सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात वे अपने दल के हित सचेतन से बाध्य हो जाते हैं। आंग्ल भारतीय जो होते हैं सदस्य अन्य सांसदों के समान ही शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और किंतु ये राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने हेतु पात्र नहीं होते।
1.12 देख लेते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण कैसा है। रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC एंड ST। केंद्र सरकार ने पदोन्नति में SC और ST को आरक्षण देने से संबंधित जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता बाद 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के पुनर्विलोकन की मांग की है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय जो है उसने सुप्रीम कोर्ट राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकारी सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने वाले एक कानून कर्नाटक में आरक्षण के आधार पर पदोन्नति सरकारी सेवकों पर परिणामी वरिष्ठता का विस्तार किया है। राज्य की सिविल सेवा में पदोन्नति की अधिनियम 2018 को मान्य ठहराया गया है। संबंधित बाद और संवैधानिक प्रावधान और संशोधन से क्या समझते हैं। अनुच्छेद 15A में राज्य को नागरिकता के किसी भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा SC और ST की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान उपबंधित करने की अनुमति प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 16(4)B के अनुसार यदि SC और ST हेतु अनारक्षित पदोन्नति वाले पद रिक्त रह जाते होते हैं तो उन्हें उत्तरवर्ती वर्षों में भरा जा सकता है। यह सुनिश्चित करना है कि इंदिरा साहनीवाद के तहत निर्धारित 50% आरक्षण की अधिकता सीमा इन रिक्त पदों पर उत्तरवर्ती वर्षों में की जानी वाली भर्तियों पर लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 335 वर्णित करता है कि संघ एवं राज्य के जो कार्यकलाप से संबंधित सेवाएं और पदों के लिए SC और ST के जो सदस्य के दावे का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। जो इंदिरा साहनीवाद है 1992 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि आरक्षण निर्धारित किया है कि आरक्षण पद 1919 के दशक में न्यायालय ने पदोन्नति होने पर अनारक्षित प्रत्याशियों की वरिष्ठता को पुनः SC ST प्रत्याशियों के अनुरूप बहाल करने का प्रावधान कर दिया है, जिन्होंने अपने अनारक्षित समकक्षों की तुलना में शीघ्रता से पदोन्नति प्राप्त की हो। हालांकि 85 में संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा SC और ST के उत्थान हेतु परिणामी वरिष्ठता के सिद्धांत को पुनः लागू किया गया है। पृष्ठभूमि एवं अन्य वितरण किससे संबंधित होते हैं। एम नागराज बनाम भारत संघवाद 2006 किसके आया था, उसमें क्या होता है। उच्चतम जो न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के विस्तार और संबंधित राज्य के निर्णय को वैध ठहराया था, किंतु इसने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य द्वारा इस हेतु निम्नलिखित 3 मापदंडों के आधार पर प्रमाण उपलब्ध कराए जाने चाहिए। आरक्षण से लाभान्वित होने वाले वर्ग के पिछड़ेपन और संबंधित अनुभवजन्य आंकड़े होते हैं और उस पद सेवा में जिसके लिए पदोन्नति में आरक्षण किया जाना होता है, ये से संबंध अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी अनुभवजन्य आंकड़े होते हैं और दक्षता पर प्रभाव कि पदोन्नति में आरक्षण सांसारिक दक्षता में किस प्रकार वृद्धि करेगा। उसके उपरांत केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय ने कहा होता है कि एम नागराज बाद में प्रदत्त निर्णय ने आरक्षण का लाभ प्रदान करने पर अनावश्यक तथा शर्तें आरोपित की होती हैं और तत्पश्चात जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता बाद 2018 में क्या हुआ था। जो उच्चतम न्यायालय ने अनुभवजन्य आंकड़े एकत्र करने की आवश्यकता के बिना सरकारी नौकरी में SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण देने की अनुमति दी थी। हालांकि इस बाद में न्यायालय ने सरकार से यह भी कहा था, न्यायालय था उसने सरकार से कहा था कि जो SC ST के लिए क्रीमी लेयर मापदंड की शुरुआत करने की संभावना की जांच करें। जो क्रीमी लेयर की मापदंड की शुरुआत की जांच करें, और क्योंकि SC और ST के केवल कुछ वर्ग ही सभी प्रतिष्ठित नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि SC और ST के कुछ वर्ग जो हैं सभी प्रतिष्ठित वर्ग कब्जा कर लेंगे, तो शेष वर्ग हमेशा की तरह पिछड़े ही बने रहेंगे। न्यायालय ने वर्ष 2006 के नागराज बाद में प्रदत्त निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की सरकार की मांग को अस्वीकृत कर दिया था। अब न्यायालय ने वर्ष 2006 में क्या किया था, नागराज बाद में प्रदत्त जो निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु एक मामले की 7 न्यायाधीशों की पीठ सौंपने की सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया था, मतलब स्वीकार नहीं किया था। अब केंद्र सरकार ने न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और मामलों को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने का आग्रह किया था। अब क्या किया था कि 7 न्यायाधीश की जो पीठ है उसको सौंप देंगे ये केस। क्रीमी लेयर्स, इंदिरा साहनीवाद 1992 से इस अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से क्रीमी लेयर्स मापदंड को परिभाषित करने के लिए आय, संपत्ति या
पद स्टेटस निर्धारित करने हेतु निर्देश दिया था कि वर्तमान में आरक्षण हेतु क्रीमी लेयर मापदंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए लागू होगा, जो वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के समूह का और समूह खा के अधिकारी आदि और तथा साथ ही प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक आय अर्जन करने वाले व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं। मतलब 8 लाख से अधिक जो आय दर्ज करेंगे वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे। जो परिणामी और वरिष्ठता का अर्थ क्या होता है? किसी वरिष्ठ तथा पद या परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पदोन्नति किया जाना न कि सामान्य नियमों के माध्यम से होता है। उदाहरण स्वरूप यदि एक विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 100 होती है, तो जिसमें से 30 पर अनारक्षित प्रत्याशी होते हैं और 15 पर आरक्षित प्रत्याशी उपासीन होते हैं और 55 पर रिक्त होते हैं। यदि आरक्षण 30% है तो इसका अर्थ होता है कि 30 पद अनारक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को प्राप्त होने चाहिए। ऐसे में यदि एक आरक्षित श्रेणी का कर्मचारी एक सामान्य श्रेणी के कर्मचारी से कनिष्ठ है, किंतु एक वरिष्ठ पद पर अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति जारी की गई है, तो इस रिक्ति में अनारक्षित श्रेणी के कर्मचारी को वरिष्ठता माना जाएगा। सामान्यतः श्रेणी के कर्मचारी की तुलना में पदोन्नति किया जाएगी। दिव्यांगों के लिए पदोन्नति क्षण दिव्यांगों के लिए पीडब्ल्यूडीएस के लिए पदोन्नति में आरक्षण। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर द पर्सन्स एंड द डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडीएस सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने यह निर्णय दिया था कि दिव्यांग जनों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों में 3% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसमें अन्य संबंधित तथ्य क्या थे? उच्चतम न्यायालय के अनुसार इंदिरा साहनी जो वाद था उसमें आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया गया था। उसके बाद क्या पदोन्नति में उच्च आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी। ये प्रावधान केवल पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित थे, न कि दिव्यांग पीडब्ल्यूडीएस से थे। न्यायालय ने निर्दिष्ट किया था कि 50% आरक्षण की सीमा अनुच्छेद 16(4) के तहत केवल पिछड़े वर्ग बीसी के पक्ष में लागू होती है, और जबकि दिव्यांग जनों पीडब्ल्यूडीएस के पक्ष में आरक्षण अनुच्छेद 16(1) के अंतर्गत प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण होगा। लंबवत आरक्षण जो सामाजिक आरक्षण होता है और जो कि आरक्षित जातियों और जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी इत्यादि को प्रदान किया गया होता है, जबकि क्षैतिज आरक्षण जो होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण होता है, जैसे महिलाएं, पूर्व कर्मचारी इत्यादि को प्रदत्त आरक्षण होता है। दिव्यांग जन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण करते हैं एवं पूर्व भागीदारी करते हैं। अधिनियम 1995 में दिव्यांग जनों हेतु लोक नियोजन में निर्दिष्ट पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है। इसमें क्या है? लोक नियोजन के जो निर्दिष्ट पद हैं 1995 के दिव्यांग जनों के अनुसार इसको निर्दिष्ट किया गया है। 1.14 देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए आरक्षण। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि राज्य सरकार यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को लागू किया जाए अथवा नहीं। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूए के लिए आरक्षण के लिए विषय में सामान्य वर्ग के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) अनुच्छेद 16(6) को अंततः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? ईडब्ल्यूएस की उन्नति के लिए विशेष उपाय करने हेतु सरकार को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया गया है। इसमें क्या है कि सरकार को मतलब विशेष उपाय करने हेतु सरकार को सक्षम बनाया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। प्रवेश हेतु 10% सीटें आरक्षित होंगी ईडब्ल्यूएस जो है। इस प्रकार का आरक्षण अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार का जो आरक्षण है जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर लागू नहीं होगा। अतः स्थापित किया गया अनुच्छेद 16(6) सरकार को ईडब्ल्यूएस के नागरिकों के लिए सभी सरकारी पदों को 10% तक उन्नति करने की अनुमति प्रदान करता है, जहाँ तक कि 10% की उन्नति भी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50% आरक्षण की मौजूदा आरक्षण सीमा रिजर्वेशन कैप के अतिरिक्त होगा।
राज्य सरकार की आरक्षण नीति निर्धारित करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जो राज्य सरकार की आरक्षण की जो नीति रहेगी उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। राज्य सरकार राज्य सरकारों की नौकरियों और राज्य सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस हेतु 10% आरक्षण को लागू करने अथवा न करने हेतु निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें मतलब जो राज्य सरकार है चाहे तो वो 10% आरक्षण दे भी सकती है, चाहे तो नहीं भी दे सकती। मतलब ये स्वतंत्र है, केंद्र का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। 115 नौकरी में आरक्षण और पदोन्नति के लिए कोटा मूल अधिकार नहीं है। जॉब रिजर्वेशन प्रमोशन क्वाटो नॉट अ फंडामेंटल राइट। जो नौकरी में आरक्षण और पदोन्नति के लिए कोटा ये मूल अधिकार नहीं, मतलब कोई भी प्रमोशन मिलना, जॉब रिजर्वेशन मिलना ये फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) से लेकर के 16(4)(a) के अंतर्गत नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है। नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण क्या है? कोई मूल अधिकार नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय का यह मानना था कि संविधान के 16(4) से लेकर के 16(4)(a) के तहत उपलब्ध प्रावधान सक्षमकारी प्रावधान है। इन अनुच्छेदों के तहत राज्य सरकार में विवेक अधिकार की शक्ति निहित होती है। इन अधिकार में क्या राज्य सरकार के पास विवेक अधिकार की शक्ति निहित होती है कि वे परिस्थितियों की मांग के अनुरूप आरक्षण के लिए उपबंध कर सकते हैं। मतलब परिस्थिति जैसी होंगी उसके अनुसार निर्णय ले सकते हैं। अनुच्छेद 16(a) राज्य को किसी भी पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय और राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। अनुच्छेद 16(a) में क्या है? राज्य को किसी भी पिछड़े हुए नागरिकों के लिए किसी वर्ग के पक्ष में नहीं होगा राज्य जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय अनुच्छेद राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त भी नहीं है। कोई नियुक्ति या पद का आरक्षण करने के लिए सशक्त मतलब उसको कोई नियुक्ति या पद के लिए उसको कोई बाध्यता नहीं है। अनुच्छेद 16(4)(a) राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करना है। इसमें क्या है कि राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिए जो पदोन्नति दी गई है उसके मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करना है। जो उपबंध है वो कठिन होंगे। यह सुस्थापित विधि होती है कि राज्य को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता। अब ये क्या होता है कि ये सुस्थापित विधि होती है कि राज्य को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए मतलब सब पर जो पद हैं उस पर नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता। हम कोई निर्देश नहीं दे सकते जो केंद्र सरकार है। बाकी इस निर्णय में यह भी कहा गया होता है कि राज्य पदोन्नति के मामले में SC और ST के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और अधिक जनजातियों को शामिल करने के लिए विधेयक अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और अधिक तथा जनजाति को शामिल करने के लिए विधेयक bill to include and more the tribes in the schedules tribe and categories। सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में संविधान अनुसूचित जनजाति और आदेश संशोधन बिल 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था कर्नाटक में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति SC का दर्जा प्रदान करना था। इसके तहत शामिल बिल 2019 को संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। इसका उद्देश्य कर्नाटक में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान करना था। इसके तहत शामिल किए गए समुदाय के परिवार तलवार और सिद्धि और जनजाति बेलगाड़ी और धारवाड़ आदि थे। और संवैधानिक प्रावधान क्या थे? अनुसूचित जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 367 के खंड 25 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। जो अनुसूचित जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 367 के खंड 25 के इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जनजातीय समुदाय या ऐसी तथा जनजातीय समुदाय के भाग जिन्हें अनुच्छेद 342 के तहत इस संविधान के प्रायोजनों के लिए अनुसूचित जनजाति माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शामिल प्रदेश के संघ के संबंध में उसके
राज्यपाल से परामर्श करने के उपरांत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजाति एवं जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। इन आदेशों को बाद में केवल अधिनियम के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है। जो अनुसूचित जनजाति के रूप में जो किसी समुदाय के विनिर्दिष्ट के लिए पालन किए जाने वाले मापदंडों में शामिल है। जो आदिम विशेषताएं क्या होती हैं? विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक पृथक्करण और बड़े स्तर पर सार्वजनिक संपर्क से बचना और पिछड़ापन है। ये मापदंड संविधान के वर्णित नहीं हैं, परंतु भली भांति स्थापित हो गए हैं। यह वर्ष 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 की रिपोर्ट आदि में निर्दिष्ट विभिन्न परिभाषाओं को महानिर्दिष्ट करता है। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति की सूची को राज्य संघ शामिल प्रदेश के आधार पर तैयार किया जाएगा, ना कि अखिल भारतीय आधार पर। अधिकार 1.2 राइट। अधिकार क्या होते हैं? इंटरनेट एक मूलभूत आधार होता है। इंटरनेट इज़ अ बेसिक राइट। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं और लोगों को आवागमन पर आरोपित प्रतिबंध की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय दिया गया है। उच्चतम न्यायालय का अवलोकन होता है कि इंटरनेट शटडाउन प्रतिबंध पर इंटरनेट के माध्यम से वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अधिकार होता है और इंटरनेट पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19(2) के तहत शामिल अनुपातिक के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। ये सिद्धांत अनिवार्य रूप से यह वर्णित करता है कि दंड को अपराध या उसकी प्रकृति के सापेक्ष संगत नहीं होना चाहिए। जो दंड है उसको अपराध या प्रकृति के सापेक्ष संगत नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगत नहीं होना चाहिए, किसी अधिकार का उपयोग करते समय राज्य के हस्तक्षेप की सीमा अनिवार्य इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुरूप में होनी चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए कि किसी अधिकार का उपयोग जो करते हुए समय राज्य के हस्तक्षेप की सीमा अनिवार्य होनी चाहिए और इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के अनुपात में होनी चाहिए। अब इंटरनेट के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19(1) जी के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार होती है। अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट का निलंबन अनुज्ञेय नहीं होता है। CRPC की धारा 144 पर क्या होता है? धारा 144 के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग किसी भी विचार या शिकायत की वेद अभिव्यक्ति या लोकतांत्रिक अधिकार के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु नहीं किया जा सकता। जब धारा 144 को किसी भी अंशकित खतरे के संदर्भ में आरोपित किया जाता है, जब धारा 144 को किसी भी अंशकित खतरे के संदर्भ में आरोपित किया जाता है तो वह खतरा आपात होना चाहिए। वह खतरा क्या होना चाहिए? आपात होना चाहिए। लेकिन धारा 144 के आरोपण की स्थिति में अनिवार्यता व्यक्ति के अधिकारों और राज्य की चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। जो धारा 144 के आरोपण की स्थिति में क्या होता है? अनिवार्य व्यक्तियों के अधिकारों और राज्यों की चिंताओं के मध्य संतुलन स्थापित नहीं करना चाहिए। धारा 144 के तहत शक्तियों का उपयोग अनिवार्यता युक्ति युक्त और प्रमाणित रीति से किया जाना चाहिए। CRPC की धारा 144 शक्तियाँ जो होती हैं यह औपनिवेशिक गुण का एक कानून होती हैं जो कि जिला मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन्स मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा निर्मित सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालन मजिस्ट्रेट को न्यूसेंस उपद्रव्य अंशांकित खतरे के अत्यावश्यक तथा मामलों के निवारण अथवा कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करती हैं। अब इसमें क्या होता है? ये अनौपनिवेशिक युग का एक कानून होता है जो कि जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन्स मजिस्ट्रेट जो होते हैं और राज्य सरकार द्वारा निर्मित सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को न्यूसेंस और उपद्रव या आंशिक खतरे के अत्यावश्यक तथा मामलों के निवारण अथवा कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान होता है। इसके तहत क्या होता है? सामाजिक आवाजाही, हथियार रखने और गैर कानूनी रूप से संद बनाने पर प्रतिबंध शामिल होता है। प्रायः यह माना जाता है कि धारा 144 के तहत 5 या अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होता है।
लेकिन इसका उपयोग किसी एक व्यक्ति अर्थात किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी प्रतिबंधित करने हेतु किया जा सकता है। आदेश की अवधि। धारा 144 के अधीन कोई आदेश उस आदेश के जारी होने की तिथि से 6 माह से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, परंतु यदि राज्य सरकार आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा इसे अतिरिक्त अवधि तक प्रवृत्त रखने के लिए मजिस्ट्रेट को निर्देश दे सकती है। फिर भी यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। दूरसंचार सेवाओं की अस्थायी निलंबन और लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 निलंबन नियम। इन नियमों का निर्माण क्या होता है? इन नियमों का निर्माण संचार मंत्रालय द्वारा किया गया होता है। भारतीय तार अधिनियम की धारा 5(2) द्वारा इन्हें शक्तियाँ प्रदान की गई होती हैं और इस धारा में भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, इसमें क्या होता है कि भारत की जो प्रभुत्ता रहती है और अखंडता के हितों में संदेशों को अंतर्राष्ट्रीय और निरुक्त करने के प्रावधान होते हैं। यह सरकार को लोक आपात या लोक सुरक्षा के हितों में देश के किसी भी हिस्से में संदेशों के प्रसारण को प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदान करती है। इन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश केवल निर्दिष्ट निश्चित अवधि के लिए ही जारी रह सकता है, न कि अनिश्चित अवधि तक। अधिकार के रूप में इंटरनेट के संबंध में दिए गए अन्य निर्देश होते हैं। फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज्य। बाद में केरल उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, अब क्या होता है, केरल के 21 के तहत निजता के अधिकार का भाग बताते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी सुर्खियों में क्यों है? उच्चतम न्यायालय द्वारा एक याचिका पर सुनवाई की जा रही थी कि जिसमें कि याचिकाकर्ताओं की भूमि को वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या था? किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना वंचित करना मानव अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान के अनुसार राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से विधि की सम्यक प्रक्रिया और तथा प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसे वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन में मूल अधिकारों की सूची में हटा दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से इस बनाम को हटा दिया गया था। राज्य को अपने नागरिकों की भूमि को प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजेशंस के तहत अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य को क्या है कि नागरिकों की जो भूमि रहती है उसको प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य क्या करता है कि कोई भी भूमि को अपने कब्जे में नहीं ले सकता और राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया होता है कि यह प्रतिकूल कब्जे के 42 वर्षों तक पूर्व अधिकार था। ये क्या था? प्रतिकूल कब्जे के पूर्व 42 वर्षों के पूर्व अधिकार था। प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत के तहत कोई व्यक्ति जो वास्तविक अधिकारी नहीं है भूमि का, इस तथ्य के कारण किसी संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है कि कम से कम 12 वर्षों तक संपत्ति पर उसका अधिकार रहा है। अगर 12 वर्षों तक संपत्ति पर उसका अधिकार रहा है जिसके नाम पे ज़मीन नहीं है तथा उसके वास्तविक स्वामित्व धारक ने उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की हो तो वह संपत्ति उसकी हो जाएगी। राज्यद्रोह सुर्खियों में क्यों है? सेडिशन। नागरिक संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आधार पर बेंगलुरु और कश्मीर में हुई हालिया गिरफ्तारियों ने भारत के राजद्रोह कानून पर बहस को पुनः तेज कर दिया है। भारत में राजद्रोह कानून के बारे में, राजद्रोह कानून कैसा है भारत में? भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A के अनुसार राजद्रोह को किसी ऐसी कार्रवाई जो भारत सरकार के प्रति घृणा या अपमानता उत्पन्न कराती हो और उत्पन्न करने का प्रयास करती हो के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब ऐसी कोई भी जो कार्रवाई रहती है जो राजद्रोह का
राजद्रोह करती है, सरकार के प्रति घृणा या अपमानता उत्पन्न करती है। धारा 124A का मसौदा थॉमस बेबिंगटन मेकाले द्वारा तैयार किया गया था। अब क्या था कि धारा 124A के मसौदा थॉमस बेबिंगटन मेकाले द्वारा तैयार किया गया था। वर्ष 1870 में आईपीसी में शामिल किया गया था। अब धारा 124A के तहत दंड गैर जमानी अपराध है। दंड क्या है कि गैर जमानती अपराध होगा जिसमें कि ज़मानत नहीं मिलेगी, इसको दंड देना। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता। इस कानून के तहत जो आरोपी व्यक्ति रहेगा वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों को अपने पासपोर्ट के बिना रहना होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है और न्यायालय में अपनी मौजूदगी जो न्यायालय में खुद को प्रस्तुत होना होता है। प्रसिद्ध राजद्रोह मुकदमे। वर्ष 1891 में जोगेंद्र चंद्र बोस द्वारा चलाया गया एक मुकदमा था। वर्ष 1922 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक पर चलाए गए 3 राजद्रोह मुकदमे तथा महात्मा गांधी पर यंग इंडिया में प्रकाशित उनके लेखों के लिए चलाया गया मुकदमा कुछ प्रसिद्ध राजद्रोह मुकदमे हैं। राजद्रोह अधिनियम के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? जो रोमेश थापा वाद था और केदारनाथ सिंह वाद था और कन्हैया कुमार वाद था जैसे विभिन्न वादों में दिए गए निर्णयों के अनुसार एक राजद्रोही कृत्य को पुनः परिभाषित किया गया। इन सब वादों में क्या था कि राजद्रोह बताया गया है कि अपने जो देश के प्रति राजद्रोह किया था। उसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि लोक व्यवस्था का विघटन किया गया था, कानून का उल्लंघन किया गया था, कर विधि पूर्वक स्थापित सरकार के पतन का प्रयास किया गया था कि सरकार गिर जाए, राज्य या जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना था, राज्य को और जन सामान्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया गया था। 1 to 4 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अल्प शैक्षणिक संस्थान कौन कौन से होते हैं? सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि राज्य और राष्ट्रीय हित में अल्पसंख्यक संस्थाओं को विनियमित कर सकते हैं। अब क्या रहता है कि उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो राज्य रहता है राष्ट्रीय हित के अल्पसंख्यक संस्थानों को विनियमित कर सकते हैं, मतलब बिना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थान आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। NCMEI एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है जो कि संपूर्ण भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के प्रमाणन को निर्दिष्ट करता है। ये क्या होता है? जो संपूर्ण भारत में अल्प शैक्षणिक संस्थानों के प्रमाणन को निर्दिष्ट करता है। जो अल्प शैक्षणिक संस्थान है वो मौजूद हैं। इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। जो NCMEI है उसका अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। इसके 3 सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसके जो 3 सदस्य रहते हैं NCMEI के 3 सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसे दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है। इसे जो दीवानी राइट रहती है वो प्राप्त रहती हैं एंड इस तरह के मामलों में इसे आरक्षित और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होती है। इस तरह के मामलों में क्या रहता है? इसे आरक्षित और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होती है। जैसा कि जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम्स पश्चिमी बंगाल राज्यवाद में हुआ था। जैसे कि जोसेफ ऑफ क्लूनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में हुआ था। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। कोई भी कानून बनाई तो उच्चतम न्यायालय बनाएगा। आयोग को अधिनिर्णय और परामर्शी शक्तियाँ प्राप्त रहती। आयोग को क्या रहता है? अधिनिर्णय और परामर्शी शक्तियाँ प्राप्त रहती। अधिनिर्णय मतलब एक कमेटी बिठाकर निर्णय ले सकते हैं और परामर्श शक्तियाँ किसी के परामर्श से कोई भी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होता है। संस्थान के विश्वविद्यालय के रूप में प्रमाणन संबंधी विवादों का निर्णय करता है। यह क्या होता है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होता है जो कि विश्वविद्यालय के रूप में प्रमाणन संबंधी विवादों का निर्णय करता है। इसे स्वतः संज्ञान के आधार पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और प्रशासित करने, संबंधित अल्पसंख्यकों के अधिकारों से उन्हें वंचित करने या उनके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो NCMEI होता है उसको क्या होता है कि यह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित अपनी पसंद के
अपनी पसंद से के संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति एवं विशेषताओं को बढ़ावा देने एवं संरक्षित करने के उपायों को निर्दिष्ट कर सकता है। यह अनुदान की शर्तों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को प्रदत्त करता है। ये अनुदान की जो शर्त रहती हैं उनका उल्लंघन करने वाले जो प्रदत्त अल्पसंख्यक दर्जे को निरस्त करता है, मतलब जो अल्पसंख्यक जो लोग रहते हैं उन्हें अपनी कमेटी से हटा देता है। भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन LMIS से संबंधित मुद्दे। संविधान के अनुच्छेद 350B के तहत स्थापित राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग NCLM के पास NCMEI की तुलना में कम शक्ति प्राप्त होती है। अब क्या है कि जो अनुच्छेद 350B के तहत क्या हुआ था कि जो भारतीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग था NCML था, और NCMEI की तुलना में इसको मतलब कम शक्तियाँ प्राप्त रहती हैं, और यह केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के आरक्षण संरक्षण के लिए सुरक्षा उपयोगी की समीक्षा कर सकता है। अब ये क्या करता है, ये भाषाई जो अल्पसंख्यक आयोग रहते हैं उनके संरक्षण के लिए इस कमेटी को बनाया गया था NCMEI को, जो कि क्या करता है, सुरक्षा उपयोगी की समीक्षा कर सकता है। अपने निर्णयों के आधार पर संसद की सिफारिश प्रस्तुत करता है। अपने निर्णय जो भी लेगा उसके आधार पर संसद की सिफारिश प्रस्तुत करेगा। संसद की जो भी सिफारिश हो, संसद में जो भी एक्ट बनेगा उसके द्वारा कोई भी कानून बनाया जाएगा। अन्य संबंधित तथ्य। अल्पसंख्यक संस्थानों के विनिमय के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने दोहराया है कि अल्पसंख्यक जो संस्थानों के हितों को प्रभावित किए बिना यदि ऐसे कदम का उद्देश्य उच्च अल्पसंख्यक संस्थानों में उत्कृष्टता शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सहित सुनिश्चित करना है तो यह अनुमत है। मतलब यदि संसद ने मतलब एक निर्णय दिया है कि जिसमें क्या होता है कि एक जो शिक्षक रहते हैं, जो एक उत्कृष्ट शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में भी ये जो एक्ट है वो सही है, मतलब ये वैलिड रहेगा। न्यायालय ने इस मामले पर निर्णय देने के क्रम में TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्यवाद को भी संदर्भ के तौर पर प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय ने क्या किया था, इस मामले में निर्णय देने के क्रम में TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य जो वाद केस हुआ था उसके संदर्भ के तौर पर इसको प्रस्तुत किया गया था कि मतलब ये जो केस है उससे मिलता जुलता है। इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 30A के तहत मूल अधिकार ना तो निरपेक्ष होता है और ना ही विधि के ऊपर होता है। जो अनुच्छेद 30A के तहत क्या होता है, जो मूल अधिकार होते हैं ना तो निरपेक्ष होता है और ना ही किसी के ऊपर होता है, ना तो हम किसी के ऊपर लगा सकते हैं और ना ही कोई इससे स्वतंत्र है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान कहते हैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन MEIS। जो राष्ट्रीय अल्प शैक्षणिक संस्थान आयोग रहता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन NCMEI अधिनियम जो है, इसमें MEI को ऐसे कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों के रूप में परिभाषित करता है। मतलब ऐसे कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों के रूप में परिभाषित करता है जो किसी अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित या प्रसारित किए गए हैं। अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित या प्रसारित की जाते ऐसे कॉलेजों की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक जो शब्द है उसको परिभाषित नहीं किया, उसकी मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है उसमें। ज्ञातव्य है कि NCMEI अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर परिभाषित किया गया है। मतलब NCMEI अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा जो अधिसूचना समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर परिभाषित किया गया, जो अधिसूचना समुदाय है उसे अल्पसंख्यक के तौर पर परिभाषित किया गया है। जो भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार क्या हुआ था, भारत में कुल 6 अधिसूचना धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं। कौन कौन से समुदाय हैं? 6 अधिसूचना अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। केंद्र सरकार द्वारा आज तक किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक को अधिसूचित नहीं किया गया है। जो केंद्र सरकार द्वारा कहता आज तक मतलब किसी भी भाषा में अल्पसंख्यक जो व्यक्ति है उसको अधिसूचित नहीं किया गया है। इस प्रकार भाषाई अल्पसंख्यक NCMEI के दायरे से बाहर है। मतलब ये लोग क्या है, इस दायरे से बाहर है। पात्रता मापदंड, अब इसकी पात्रता और मापदंड क्या होनी चाहिए NCEIL की, तो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा किया जाना चाहिए। जो शैक्षणिक संस्थान रहते हैं उनकी स्थापना और उनका प्रशासन अल्पसंख्यक वर्ग जो रहते हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यदि इसका संचालन
किसी ट्रस्ट पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यदि इसका संचालन किसी ट्रस्ट पंजीकृत सोसाइटी द्वारा किया जाता है तो इसके अधिकांश सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होने चाहिए। तो इसके अधिकांश सदस्य क्या होने चाहिए? अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी पंजीकृत सोसाइटी मतलब संचालित की जाएगी तो उसके जो अधिकृत जो सदस्य होने चाहिए वो अल्पसंख्यक सोसाइटी से होने चाहिए, अल्पसंख्यक समुदाय से। इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए होनी चाहिए। इसकी स्थापना क्या होनी चाहिए? कोई भी कमेटी बनेगी, कोई भी काउंसिल बनेगी तो उसकी स्थापना अल्पसंख्यक लोगों के हितों में होनी चाहिए। ऐसे संस्थानों के मान्यता और प्रमाणन के संबंध में कुछ राज्यों ने स्वयं के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसी जो संस्थाएं बनाएंगे तो इसके लिए कोई मान्यता और प्रमाणन के संबंध में कुछ राज्यों ने स्वयं के दिशा और निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी राज्य में कोई भी कमेटी बनाए या कोई भी एसोसिएशन बनाए तो उसके लिए जो राज्य है वो अपने अपने नियम लागू करेगा उन पर। एक बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को दर्जा दिए जाने के पश्चात आवधिक रूप से इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा कि एक बार जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा दिए जाने के पश्चात, मतलब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा मिल गया, फिर इसके पश्चात आवधिक रूप से इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मतलब आवधिक रूप से, अवैधानिक रूप से इसकी जो नवीनीकरण, मतलब इसको नया नहीं किया जा सकता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों MEIS को प्राप्त अधिकार कौन कौन से होते हैं? प्रतिनिधियों पर नियंत्रण के संबंध में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अन्य संस्थानों की तुलना में आर्थिक अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब क्या होता है कि जो प्रतिनिधित्व पर नियंत्रण के संबंध में जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अन्य संस्थानों की तुलना में अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो MEIS संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत आरक्षण नीति के दायरे से बाहर है। जो MEIS संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत आरक्षण की जो शक्तियाँ मिलती हैं उससे ये बाहर है MEIS। और छात्र के प्रवेश के मामले में MEIS अल्पसंख्यक जो समुदाय के छात्रों को 50% तक का आरक्षण के प्रावधान किए जा सकते हैं। जो छात्र प्रवेश लेंगे इस मामले में MEIA के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को क्या होगा कि 50% का आरक्षण दिया जाएगा। और उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार RTI 2009 की धारा 12 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS से संबंधित बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से 25% आरक्षण का प्रावधान है। अब क्या है कि जो RTI एक्ट हुआ था, जो RTI एक्ट हुआ था उसमें RTI एक्ट 2009 में हुआ, तो उसकी धारा 12 में आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं EWS के जो वीकर सेक्शंस जो बच्चे हैं उनके लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा स्कूल कॉलेज हर संस्थानों में। लेकिन यह प्रावधान MEI पर लागू नहीं होगा। मतलब ये जो प्रावधान होगा MEI पर लागू नहीं होगा। इसमें क्या होगा, SC ने यह निर्णय दिया था। अब SC ने क्या दिया था? ये निर्णय दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अल्पसंख्यक संस्थानों के तौर पर संचालित सभी विद्यालयों को RTI अधिनियम के तहत निर्धन बच्चों के लिए 25% सीटें कर उन्हें मुफ्त प्रवेश देना चाहिए। मतलब जो RTI एक्ट के अनुसार जो 25% जो सीटें जो हैं जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं उनको देनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। इसके तहत ये संस्थान अपनी पृथक शुल्क संरचना रख सकते हैं। ये संस्थान क्या कर सकते हैं? अपनी पृथक शुल्क संरचना रख सकते हैं। पूजा, धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ होती हैं। अब कौन कौन सी होती है? धारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ किसी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित कर सकता है। अब कोई समुदाय अल्पसंख्यक रूप में अधिसूचित कर सकता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। अब उच्चतम न्यायालय था, उसने ये निर्णय दिया था कि धार्मिक जो वर्गीकरण होगा राज्यवार आधार पर ना करके अखिल भारतीय आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब जो धार्मिक वर्गीकरण होगा राज्य आधार पर ना करके अखिल भारतीय राज्य आधार पर किया जाना चाहिए। जो अल्पसंख्यक संस्थानों की विनिमय करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से होते हैं? जो संविधान का अनुच्छेद 30 क्या होता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों संबंधित होता है। अब संविधान 30 में क्या, अनुच्छेद 30 में क्या होता है? जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना होती है, जो प्रशासन होता है, प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों से संबंधित है।
ये जो अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 30(1) के तहत क्या होता है कि इसमें धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार होता है। अब अनुच्छेद 30(1) में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मनचाही शिक्षा ग्रहण कर सकता है, मनचाहे मतलब अपनी शिक्षा का अधिकार है, जो मन से जो भी शिक्षा लेनी है उसका। अनुच्छेद 30(2) के तहत क्या होता है, शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के अधीन है। मतलब जो अनुच्छेद 30(2) में क्या होगा कि जो राज्य सरकार होगी वो मतलब किसी SC या ST कम्युनिटी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है कि वो कोई मतलब सब्जेक्ट, कोई विषय है, किसी विषय पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती कि आप SC ST मतलब कोई भी कास्ट के हो तो मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट लो। सबरीमाला मंदिर मामला, सबरीमाला टेम्पल इशू सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने सबरीमाला निर्णय 2018 के पुनर्विलोकन पर अपना निर्णय दिया था। इसमें क्या होता है, 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता और संवैधानिक नैतिकता जैसे कि व्यापक मुद्दों की जांच किए जाने पर स्थगित कर दी गई थी। अब इसमें क्या था कि 7 जो न्यायाधीश थे उनकी एक पीठ बनाई गई थी, उसने सबरीमाला केस का जो इशू था उसको उस पर निर्णय दिया था। संवैधानिक नैतिकता और सदाचार, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है? अब संवैधानिक नैतिकता क्या होती है? इसमें क्या है, जो नैतिकता या संवैधानिक नैतिकता, सदाचार शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। जो संवैधानिक नैतिकता है उसे सदाचार शब्द में परिभाषित नहीं किया गया। वर्ष 2018 में क्या था, सबरीमाला निर्णय में न्यायालय द्वारा बहुमत से अनुच्छेद 25 में वर्णित सदाचार को संवैधानिक नैतिकता के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब सदाचार जो है वो संवैधानिक नैतिकता है, उसमें परिभाषित किया गया अनुच्छेद 25 के तहत। उच्चतम न्यायालय के अनुसार क्या हुआ था कि जो मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सदाचार शब्द का तात्पर्य स्वाभाविक रूप से संवैधानिक नैतिकता था। मतलब स्वाभाविक रूप से क्या था, इसका संवैधानिक नैतिकता सबको होनी चाहिए सदाचार के मामले में, जो मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में। जो उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाया गया कोई भी दृष्टिकोण संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक समानता की अवधारणा के सिद्धांतों एवं बुनियादी नियमों के अनुरूप होना चाहिए। जो संवैधानिक नैतिकता, जो न्यायालय द्वारा अपनाया गया कोई भी दृष्टिकोण, न्यायालय मतलब किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी केस को देखती है तो इसमें क्या होता है, संवैधानिक समानता होनी चाहिए। मतलब इसको संविधान के अधिकार के अनुसार मतलब किसी इंसान को समानता देनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको संविधान के अनुसार राइट दिए जाने चाहिए। संबंधित तथ्य, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य बाद 2018। अब इसमें क्या होता है, केरल का जो इशू था, केरल बनाम बाद एक इशू भी बन गया था ये सबरीमाला टेम्पल पे। इंडियन यंग लॉयर्स जो एसोसिएशन थी एंड अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य बाद जो था उसमें क्या होता है 2018 में उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 5 न्यायाधीश बनाए गए थे। जो उस पीठ ने क्या किया था कि 4:1 के बहुमत से एक ऐतिहासिक निर्णय में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर आरोपित 10 को पुराने प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो सबरीमाला टेम्पल में एंटर कर सकती हैं, तब जा सकती हैं। एंड इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसको क्या प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। तो इस निर्णय में टिप्पणी की गई थी, इस निर्णय में मतलब बहुत सारी टिप्पणी की गई थी और बहुत सारे मतलब इश्यूज़ भी हुए थे कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध अप्रस्यता का समर्थन करने जैसे कि है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। मतलब अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है कि मतलब महिलाओं को टेंपल में नहीं जाने, मतलब सबरीमाला टेंपल क्या है कि ये लॉर्ड अयप्पा, जो भगवान लॉर्ड अयप्पा हैं उनका मंदिर है। वो क्या जो मोस्ट ऑफ टाइम मतलब बहुत टाइम से क्या है कि एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के रूप में उनको माना गया है। तो उसमें क्या है उस मंदिर में कि कोई भी जो फीमेल है वो एंटर नहीं कर सकती। मतलब उसमें ऐसी मान्यता थी कि कोई भी मतलब फीमेल कैंडिडेट जो होगा वो उसमें एंटर नहीं करेगा। बहुत सालों से, समथिंग 50 सालों से ऐसा था कि उस मंदिर में मतलब कोई भी जो फीमेल थी वो जाती नहीं थी। तो अभी क्या इशू उठा था, तो उसमें क्या हुआ था कि
फीमेल ने मांग उठाई थी कि हम क्यों नहीं जा सकते, बिकॉज़ ये जो मंदिर है वो सबके लिए है, तो हम क्यों नहीं जा सकते। सो फिर उठाई गई। सो उसमें फिर कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि हम कुछ लोगों ने मतलब फ़ीमेल और मेल्स पर विरोध भी किया। सो उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन दिया कि जो ये तो है, ये संवैधानिक अधिकार सबको है कि कोई भी जो फीमेल हो या मेल हो वो मंदिर में एंटर कर सकता है, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, लॉर्ड अयप्पा हो या फिर कोई भी, तो उसमें मतलब फ़ीमेल भी एंटर कर सकते हैं। तो इसके तहत देखते हैं आगे। भविष्य में मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश और दाऊदी बोहरा संप्रदाय में प्रचलित फीमेल जो जेनिटल्स म्यूटिलेशंस जो खजरा प्रथा से संबंधित धार्मिक मुद्दों पर बड़ी बेंच द्वारा निर्णय लिया गया था। इस पे मतलब क्या था, धार्मिक मुद्दों द्वारा बड़ी बेंच ने भी इस पे निर्णय लिया था इस मंदिर पे। तो अनिवार्यता का सिद्धांत क्या? अनिवार्यता का सिद्धांत है कि वर्ष 1954 में सिथूर मठ मामले में उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि जिसके तहत न्यायालय ने निर्णय दिया था कि धर्म शब्द में धर्म के लिए अनिवार्य सभी संस्कार प्रथाएं शामिल होंगी और एक धर्म के लिए अनिवार्य एवं गैर अनिवार्य प्रथाओं को निर्धारित करने का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय का होगा। संबंधित तथ्य क्या? अनुच्छेद 25 के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या कहा था? जो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया गया था कि धार्मिक व्यवहारों, धार्मिक जो त्यौहार रहते हैं समुदायों के लिए सड़कों फुटपाथों पर अस्थायी ढांचे स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने से इनकार करने पर अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मामले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग। अब अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया, तो उसमें क्या था कि जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन पर महाभियोग लगा था। अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन पर महाभियोग लगा था और कुछ लोगों ने क्या किया था कि उस पर महाभियोग लगाया था, इम्पीचमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। सुर्खियों में क्यों था? अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बन गए हैं जिसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या है, एक तीसरे ऐसे जो राष्ट्रपति बन गए हैं कि जिन पे महाभियोग चलाया जाएगा, किंतु सीनेट द्वारा उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया था। किंतु जो सीनेट थी, अब क्या रहता है कि इंडिया में तो पार्लियामेंट रहती है, सो अमेरिका में क्या रहती है, एक सीनेट रहती है जिसके तहत जो राष्ट्रपति हो या प्रेसिडेंट हो उनके निर्णय लिए जाते हैं। सो सीनेट ने क्या निर्णय दिया था कि इस कारण उन्हें पद से हटाया नहीं गया था। और सीनेट ने निर्णय दिया था कि जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उसको हटाया नहीं जाएगा एंड जो केस होगा वो उसे हम आगे देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में होती है। अब भारत में क्या है, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाएंगे तो उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में होती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगी जो भी है। और अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया तो दोनों देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के लिए पद से हटाया जा सकता है। अब भारतीय राष्ट्रपति क्या है, उसको संविधान के अतिक्रमण से हटाया जा सकता है, जिसका अर्थ संविधान में परिभाषित नहीं किया है, जिसका अर्थ संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अतिक्रमण का अर्थ संविधान में परिभाषित नहीं किया, उसमें संविधान में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है इसकी। अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका संविधान के तहत देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर अपराध, दुराचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। अब अमेरिका में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति को अगर उसने कोई देशद्रोह किया है या भ्रष्टाचार किया है या गंभीर तथा अपराध किया है, दुराचार किया है के आधार पर हटाया जा सकता है, इस आधार पर उन्हें हटाया जाएगा। तो महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। अब महाभियोग का प्रस्ताव जो होता है, अब भारत में क्या है, किसी भी संसद के सदन में प्रस्तावित किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें उसे पुनः स्थापित किया जाएगा। महाभियोग की कार्रवाई केवल हाउस ऑफ तथा रिप्रेजेंटेटिव निम्न सदन में आरंभ की जा सकती है। अब महाभियोग की जो कार्रवाई होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में आरंभ की जा सकती है। इन आरोपों पर सदन जिस सदन में आरोप
आरोप लगाए कि 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अब क्या होता है, इन आरोपों पर जिस सदन में आरोप लगाए 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। इसमें क्या 14 दिनों का नोटिस दे देंगे कि पहले राष्ट्रपति को अगर अपन को हटाना है तो उसमें क्या 14 दिन पहले एक नोटिस दे दिया जाएगा। इसके दौरान राष्ट्रपति को पहले ही पता चल जाएगा कि मतलब उसको हटाने वाले हैं, तो फिर वो उसके हिसाब से वो उसको हटा दिया जाएगा। 14 दिन के पहले उसको नोटिस दे देंगे, फिर उसके बाद उसको हटा देंगे। फिर इससे कि ये सारी प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी। एक बार जब प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, अब क्या होता है अमेरिका में क्या होता है, एक बार जब प्रस्ताव जो होता है एक बार जब प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो प्रक्रिया का परीक्षण किया जाता है। एक बार जब जो प्रस्ताव रहता है अगर साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, प्रस्ताव प्रक्रिया की परीक्षण किया जाएगा। मतलब कोई भी जो प्रस्ताव रखा गया है अमेरिका में उसको उसको सभी जो मिनिस्टर्स रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, वो सभी उस प्रस्ताव को देखेंगे, उस पर मतलब अपनी अपनी राय देंगे, गौर करेंगे कि बिकॉज उन्होंने सही किया या गलत किया, जो भी है। महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता को 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी होती है। अब क्या होता है कि महाभियोग में इंडिया में क्या होता है कि महाभियोग प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात, अगर 2/3 लोगों ने, जैसे कि 2/3 बहुमत, जैसे कि 600 लोग हैं उसमें से जैसे कि 600 लोग हैं तो उसमें से मान लो 400 लोगों ने अगर आपकी में वोट दिया, अगर उसने वोट दिया तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा एंड उसे फर्स्ट सदन से जो लेजिस्लेटिव असेंबली का लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाएगा, फर्स्ट सदन से सेकंड सदन में भेजा जाएगा, जिसे इन आरोपों की जाँच करनी होती है। तत्पश्चात क्या होगा, अब क्या होगा कि जो अमेरिका में क्या होता है, तत्पश्चात सीनेट उच्च सदन न्यायालय के रूप में कार्य करती है। अब सीनेट क्या करती है, उच्च सदन के रूप में कार्य करती है। मतलब सीनेट में कोई निम्न सदन नहीं होता, इसमें एक ही सदन होता है, उच्च सदन से कार्य करती है, जहां दोनों पार्टी अपना पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब जहाँ पे क्या करता है, दोनों पार्टी अपना पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है, अब क्या रहता है कि जो इंडिया में क्या रहता है, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। अब महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 सदन बहुमत से पारित करना होता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना होगा। अगर 2/3 बहुमत से पारित नहीं होता तो वो हट जाएगा राष्ट्रपति। अमेरिका में क्या होता है कि इन तदो सुनवाई के पश्चात यदि सीनेट उन आरोपों की पुष्टि करने के साथ साथ महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। अब क्या होता है कि जो भी सीनेट ने क्या रहता है, कोई भी आरोप लगाए हैं राष्ट्रपति पर, अमेरिका के राष्ट्रपति पर, तो उसमें क्या रहेगा कि अगर लागू हो गए सारे जो एक्ट हैं, सारे जो मतलब जो राष्ट्रपति पर सारे जो आरोप लगाए, देशद्रोह का, विद्रोह का, ये सब आरोप अगर मतलब वैलिड हो गए या मान्य हो गए तो उसके हिसाब से उसे हटा दिया जाएगा। 132 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ क्या हैं? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अब राष्ट्रपति पर निर्भया मामले के दोषियों की दया याचिका को खारिज कर दिया गया है। जब निर्भया मामला हुआ था तो उसमें क्या हुआ था कि जो दया याचिका को जो खारिज कर दिया गया था राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति क्षमा किस किस को दे सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार क्या होता है, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी सदन के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्तियों के दंड को क्षमा और उसका प्रतिबंध, विराम या परिवहन करने की अथवा दंडादेश के निलंबन
परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब राष्ट्रपति को क्या होता है, अनुच्छेद 72 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को किसी अपराध के दोष सिद्ध ठहराए गए और किसी तथा व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका प्रतिबलन करने के लिए विराम एवं परिहार करने की क्षमता, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्तियाँ प्राप्त होती है। क्षमा क्या होती है, पार्डन, सभी दंड एवं तथा दंडादेशों में पूर्णतः विमुक्ति। जो लघुकरण क्या होता है, कम्यूटेशन क्या होता है, दंड की प्रकृति को अपेक्षाकृत कम गंभीर दंड में परिवर्तित करना होता है। निलंबन, प्रतिविलंबन क्या होता है, रिप्राइव क्या होता है, मृत्यु दंड का अस्थायी निलंबन। और रिस्पायर क्या होता है, विराम। दिए गए दंड को किन्हीं विशेष तथा परिस्थितियों में कम करना होता है, जैसे कि महिलाओं की गर्भावस्था के कारण इत्यादि। परिहार, रिमिट क्या होती है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना होता है। दंड की प्रकृति में परिवर्तन उसकी अवधि में कम करना होता है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति अब कैसे करता है इन शक्तियों का प्रयोग, जैसे कि सैन्य न्यायालयों द्वारा दिए गए दंड एवं तथा दंडादेश के सभी मामले में, सैन्य अधिकारों द्वारा दंड एवं दंडादेश के जो सभी मामले दिए गए हैं उनमें, उन सभी मामलों में जिसमें कि दंड एवं दंडादेश ऐसे विषयों से संबंधित होता है किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया होता है, जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन सभी मामलों में जिन्हें दंडादेश और मृत्यु दंड के रूप में होता है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श पर किया जाता है। अब जो क्षमादान की शक्ति का प्रयोग अपने मंत्रिमंडल जो परामर्श देगा उस पर किया जाएगा।